जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएएस पीसीएस पाथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, हमने यूपी पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसको स्टार्ट किया है। तो इस सीरीज में आज हम जो क्वेश्चन पेपर करेंगे वह करेंगे 2021 का। जो 2021 का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है, आज हम उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसके पूर्व हमने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज हम 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके सिर्फ 50 क्वेश्चनों को ही कंप्लीट करेंगे। बाकी क्वेश्चनों को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज में जो हमारा पहला सेगमेंट है वह है प्राचीन इतिहास का, यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सबसे पहले होंगे। तो प्राचीन इतिहास में भी जो पहला टॉपिक है वह है सैंधव सभ्यता का, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि जो मांडी स्थल है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुजफ्फरनगर जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार के प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उन तीर्थंकरों से संबंधित निर्माण स्थल का वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वासु पूज्य जो है उनका संबंध समेध शिखर से नहीं था। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम ऋषभनाथ जी की, ठीक है, इनका निर्माण स्थल रहा अष्टापद। नेमिनाथ जी का निर्माण स्थल रहा उज्जैन, और महावीर का जो निर्माण स्थल रहा वह पावापुरी रहा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तीर्थंकर एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ निर्वाण स्थल दिया हुआ है। ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल रहा वह रहा अष्टापद। वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल रहा वह रहा चंपापुरी। नेमिनाथ का जो निर्वाण स्थल रहा उज्जैन रहा, और महावीर का जो निर्वाण स्थल रहा पावापुरी रहा। समेध शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, और पारसनाथ पहाड़ी पर अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में अवस्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वह कहता है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, कि सतवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सतवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड है कि सतवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। मौर्य काल के पतन के पश्चात दक्कन में सतवाहनों की सत्ता स्थापित होती है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। सतवाहनों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया तथा सतवाहन राजा हाल ने, एक सतवाहन राजा थे जिनका नाम हाल था, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही गाथा सप्तशती की रचना भी की थी। सतवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्षों को भी प्रोत्साहन दिया। ओके। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ एक तरफ रूलर का नाम है, यानी कि शासकों का वर्णन है, और दूसरी तरफ राज्यों का वर्णन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि मलिक सरवर ख्वाजा जहां का संबंध मालवा से ना होकर जौनपुर से था। इसके अलावा हम बात करें राणा हमीर का, हमें इनका संबंध था राणा हमीर का मेवाड़ से। राणा चुंडा का जो संबंध था मारवाड़ राज्य से था। वहीं मलिक राजा फारूकी जी का संबंध कहाँ से था? तो खानदेश से राज्य से था। कौन से राज्य से? तो खानदेश राज्य से। ये देखिए, एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राज्यों का वर्णन है। शासकों में राणा जो हमीर शासक थे उनका शासक जो उनका संबंध था कहाँ से था? मेवाड़ राज्य से। राणा चुंडा का संबंध था मारवाड़ राज्य से। मलिक राजा फारूकी का जो संबंध था वह था खानदेश राज्य से। वहीं मलिक सरवा ख्वाजा जहां का संबंध था किससे? जौनपुर से, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है। सूची 1 में एक तरफ ग्रंथों का वर्णन है, ठीक है। सूची 2 में उन ग्रंथों से संबंधित रचयिता का वर्णन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सूची को सुमेलित करना है, सुमेलित करके राइट आंसर का चयन करना है।
तो यहाँ पे जो चतुर्दंडी प्रकाशिका पुस्तक है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की है हमारे वेंकट रमन द्वारा। वहीं बात की जाए रागमाला की, तो रागमाला की रचना की किसने? तो पुंडरीक विट्ठल द्वारा रागमाला की रचना की गई। और वहीं रस कौमुदी की बात करें तो रस कौमुदी की रचना की श्रीकंठ ने। और राग विबोध की रचना करने वाले रचयिता कौन है? तो सोमनाथ जी हैं। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये देखिए, रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल द्वारा, इसके अलावा रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ द्वारा, राग विबोध की रचना की सोमनाथ ने, और चतुर्दंडी प्रकाशिका प्रकाशिका की रचना वेंकटरमन द्वारा की गई। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है वह है मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, यहाँ से मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। आइए अभिकथन को देखते हैं फटाफट हम लोग। अभिकथन में कहा गया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है। कारण में कहा गया कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इस प्रकार जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और जो कारण है यहाँ पे वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। जो मुगल साम्राज्य है वह सैनिक शक्ति पर आधारित था। ठीक है, यह एक केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन भी किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी किया गया था। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख जो होता था वह कहलाता था मीर बख्शी। जो सैन्य प्रशासन का हेड होता था वो क्या कहलाता? मीर बख्शी कहलाता था। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसकी स्थापना किसने की? तो अकबर द्वारा की गई थी। वह व्यक्तिगत यानी कि जो मीर बख्शी है वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जांच करता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? तो ऑप्शन ए इज राइट, अमीर हसन सिजजी ने फवायदुल फवाद का संकलन किया था। ये देखिए, फवायदुल फवाद जो पुस्तक है उसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया? तो अमीर हसन सिजजी ने किया। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबंध रहे थे। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 इज राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी इज राइट, लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह, राजा जो रंजीत सिंह थे, इन्होंने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी तथा लाहौर में ही तोप निर्माण कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की जो स्थायी सेना है वह फौज ए आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में भी परिवर्तित किया था। तो जो अमृतसर में हमारा हरमिंदर साहिब मंदिर है उसको गोल्डन टेम्पल में परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? तो राजा रणजीत सिंह ने। हिंदी में रंजीत लिखा हुआ है लेकिन इन्हें रणजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला जो सेगमेंट है हमारा वह किससे संबंधित है? वह है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, यह सेगमेंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है मॉडर्न हिस्ट्री से वह क्या कहता है ये देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको देखना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा कह रहा है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सेकंड स्टेटमेंट, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो वायकोम सत्याग्रह है कब हुआ? 1924 में हुआ, केरल के त्रावणकोर में। ठीक है, यह एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो टीके माधवन ने, के कलप्पन ने तथा केपी केशव मेनन द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था और 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी गांधी जी द्वारा किया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ऑप्शन बी इज राइट, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इसके अलावा बात करें हम लाला लाजपत राय जी की या गोपाल कृष्ण गोखले जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने कभी ना कभी कहाँ पे जो कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने तो कई बार की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने तो 1905 में की थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी 1938-39 में की थी।
ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आइए एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को होती। कहाँ हुई? तो बंबई में। स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि बड़े बड़े नेताओं ने जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। बड़े नेताओं में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे नेता थे जिन्होंने जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। बात करें हम गांधी जी की, तो गांधी जी ने 1924 में बेलगांव में बेलगांव में एक सेकंड, यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ। बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी इज राइट। जो अंबिका चक्रवर्ती थे वह नौजवान जो सभा थी उसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पे जो भगत सिंह है, रशपाल है, छबील दास है, ये सभी नौजवान सभा के मेंबर थे। ठीक है, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री थे और भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व भी संभाला था। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए, कहाँ यह सम्मेलन हुआ? तो अमृतसर में हुआ, और इस सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी इज राइट। सर विलियम जो जोन्स थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 15 जनवरी 1784 को होती है। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स द्वारा होती है और कलकत्ता में होती है। इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इस सोसाइटी की स्थापना का जो उद्देश्य था वह था भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना, यानी कि अंग्रेजी में करना। जो भारतीय जो प्राचीन शिक्षा थी या ग्रंथ थे उनका जो ट्रांसलेट है वह अंग्रेजी भाषा में करना, उनको समझना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वह कहता है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज राइट। भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो की व्यवस्था की गई थी, यानी कि विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे तथा कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली का आरंभकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत में विभागीय प्रणाली का जनक कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग उस समय जो 1861 का जो एक्ट आया था, हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 था, उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं, जैसे शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि जो साइमन कमीशन का गठन होता है वह होता है 1927 में। ठीक है, उसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। ठीक है, देन आता है शारदा अधिनियम 1929 में, और दांडी मार्च स्टार्ट होती है 1930 में। ठीक है, इस प्रकार हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डेटों का वर्णन है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आती है, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 में, और दांडी मार्च जो है आरंभ होता है कब? 12 मार्च 1930 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन बी इज राइट, 1901 में यह प्रकाशित होती है। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान रहा और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कौन थे हमारे? वो दादा भाई नौरोजी थे। 1901 में प्रकाशित इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इनकी है। दादा भाई जो नौरोजी थे वह राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसके 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 इज निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। आइए देखते हैं कौन शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर डी इज राइट, क्योंकि एम ए अंसारी का जो संबंध है वह कानपुर षड्यंत्र से नहीं था। इसके अलावा मुजफ्फर अहमद, नलीन गुप्ता, शौकत उस्मानी का संबंध कानपुर षड्यंत्र केस से रहा था। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलीन गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस ए डोंगे आदि व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, और ये जो कानपुर षड्यंत्र क्या था, तो यह एक विचारधारा वाले व्यक्तियों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। ठीक है, कम्युनिस्ट होते थे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था, जिसमें कौन कौन से व्यक्ति आए, तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डोंगे। ठीक है, इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, एम ए जो अंसारी हैं वह कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इज उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो ऑप्शन सी इज राइट, वेब मिलर थे वो। ठीक है, वेब मिलर ने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में घटित होता है, उसके दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणि लाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयं सेवकों ने धरसना नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से भी पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार बेव मिलर ने किया था। ठीक है, किसने किया, तो बेव मिलर ने किया था, और अखबार का क्या नाम था, तो न्यू फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में विलियम हॉकिंस है, सेकंड में रॉल्फ फिच है, थर्ड में थॉमस रो है, फोर्थ में निकोलस डाउंटेस है। तो नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ आए तो रॉल्फ फिच आए, उसके पश्चात विलियम हॉकिंस, थर्ड पे यहाँ पे निकोलस डाउंटन आता है, और लास्ट में थॉमस रो आते हैं 1615 में। 1614 के आसपास ये हमारे डाउंटन्स आते हैं, डाउटन आता है। हॉकिंस आया कब, तो 1609 के आसपास। रॉकफिल्ड सबसे पहले आया था 1500 ईस्वी के आसपास। आइए देखते हैं, ये देखिए रॉकफिल्ड के जो आने का समय था 1583 ईस्वी में यह आया। ठीक है, विलियम हॉकिंस कब आया, तो 1608 में आता है। निकोलस डाउंटन आता है 1613, 14 के पास, यहाँ पे 1613 लिखा है लेकिन 14 भी से काउंट किया जाता है। ठीक है, सर थॉमस रो की हम बात करें तो यह 1614-15 में आया। ठीक है, आप घटना चक्र में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसे 1613 भी माना जाता है और 1614 भी माना जाता है। थॉमस रो की बात करें तो इसे 1614 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, और कहीं कहीं 1615 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रॉन्ग राइट नहीं है, आपको बस अनुमान लगाना है कि इस सन के आसपास से इनका संबंध था। ठीक है, कहीं कहीं आपको विलियम हॉकिंस भी 1608 के बजाय 1609 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है वह भारत के भूगोल से संबंधित है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। अब जो हमारा सेगमेंट शुरू हो रहा है वह है इंडियन ज्योग्राफी का। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन कहता है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कारण में कहा गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए, जो नदी अपहरण है वह हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है तीस्ता नदी, जो पहले गंगा की नदी की सहायक नदी होती थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में जो तीस्ता नदी है उसने अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। ठीक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कि कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, संगीत और सेवक जैसी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। देखिए, अब बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की अब सहायक नदी कौन हो गई, तो तीस्ता हो गई है। ठीक है, अब बात करें तीस्ता की भी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो दे रखा है रांगपो, संगीत और सेवक, ये 3 नदियां हैं जो कि तीस्ता की भी सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। सूची 1 में ये देखिए, एक सेकेंड,
सूची 1 में भारत के राज्यों का वर्णन है, वहीं सूची 2 में उन राज्यों से संबंधित हायर पीक का यानी कि सबसे ऊंची चोटी का वर्णन दिया हुआ है। तो तमिलनाडु में जो हायर पीक है उसका नाम क्या है, तो डोडा बेट्टा है। तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम डोडा बेट्टा चोटी है। राजस्थान की जो सबसे हायर पीक है उसका नाम है गुरु शिखर चोटी। नागालैंड की जो सबसे हायर पीक है वह है सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की जो सबसे हायर पीक है वह है धूपगढ़ चोटी। इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह होगा ऑप्शन डी। ये देखिए भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी वही सब चीजें हैं जो मैंने ऊपर बता रही है, तो दोबारा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 21 इज भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ऑप्शन इज राइट, चिल्का लेक जो है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर बी दे रखा है वह रॉन्ग होगा, क्योंकि आयोग ने आंसर बी माना है। ठीक है, जो सांभर लेक आंसर माना है वह यूपीपीसीएस के आयोग ने माना है, यूपीपीसीएस आयोग ने माना है, लेकिन यह आंसर सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वह होगा चिल्का। देखिए यूपीपीसीएस के 5 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं या तो जिनका आंसर गलत हो गया या तो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी ही सबसे प्रामाणिक बुक मानी जाती है, वहां पर जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह चिल्का ही दिया हुआ है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेक है वह चिल्का है। ये देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा गया है कि खारे पानी की जो सबसे बड़ी लेक है भारत में वह चिल्का ही है। चिल्का एक लेगून लेक है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत की अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की लेक है। देखिए सांभर पानी भी सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, लेकिन कौन सी है, वह अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की लेक है, यानी कि जो जो स्थल से जुड़ी हुई है, जो स्थल के अंदर ही है। ठीक है, चिल्का लेक की हम बात करें तो इसका एक पार्ट समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। तो अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की झील कौन है, तो सांभर लेक हो जाएगी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की हम झील की बात करें तो वह चिल्का लेक ही होगी, सांभर लेक नहीं होगी। सांभर लेक क्या है, तो अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की लेक। ठीक है, जहां पर नमक का उत्पादन किया जा रहा है। लोनार लेक जो है वह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, लोनार लेक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। वुलर लेक की हम बात करें तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की यह झील है वुलर लेक। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण है। ये देखिए आयोग ने यहाँ पे दे भी रखा है कि आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है बी माना, जो कि असत्य होगा। ठीक है, कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी है यानी कि जिसका नाम है समकालीन भारत वन में भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की लेक है उसमें चिल्का को दर्शाया गया है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा विकल्प ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जोंक नदी है वह गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी, ये तीनों गंगा नदी बेसिन के हिस्से हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जोंक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी। इसका उद्गम सोनबेरा पठार यानी कि उड़ीसा से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा बलौदा बाजार का क्षेत्र है। अन्य नदियों की बात करें लाइक पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, सभी ये गंगा की बेसिन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून लेक कौन सी है, तो ऑप्शन बी इज राइट, चिल्का लेक जो है भारत के पूर्वी तट की में स्थित सबसे बड़ी लेगून लेक है। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ। आप सोच सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, बस पूछने का तरीका अलग है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, जिसे वो क्वेश्चन आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी सही टैकल कर जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी जो लेगून लेक है उसका नाम है चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वर्ष 1981 में राम स्थलों की सूची में इसे शामिल किया गया था। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों जिसमें पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले आते हैं वहां विस्तृत है। पुलिकट लेक की हम बात करें तो जो पुलिकट लेक है वह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कहाँ पर ये पुलिकट लेक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अवस्थित है। कुलेरू लेक की बात करें तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुलेरू लेक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। वहीं किलीवेली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो आपको यह याद रखना है कि चिल्का कहाँ है, तो उड़ीसा में है। किलीवेली जो झील है वह केरल में ना होकर कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पुलिकट लेक की बात करें तो यह 2 स्टेटों के बॉर्डर के बीच में है, जिनमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पर अवस्थित है। कुलेरू लेक की हम बात करें तो कुलेरू लेक कहाँ है, तो यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ वाटरफॉल दे रखे हैं, ठीक है, और फिर उन वाटरफॉल से संबंधित नदियों का वर्णन दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बूढ़ा घाघ जल प्रपात यानी कि बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है वह कांची नदी पर नहीं है, अपितु किस पर है, बूढ़ा नदी पर ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम हुंडरू वाटरफॉल की, तो ये सुवर्णरेखा नदी पर है। चचाई वाटरफॉल जो है बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जो वाटरफॉल है यह नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और वहीं बूढ़ा घाघ वाटरफॉल किस पे है, तो बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। ये देखिए, देखिए बूढ़ा घाघ जो वाटरफॉल है वो बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। कांची नदी पर एक और वाटरफॉल स्थित है जिसका नाम है दसम वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य वाटरफॉलों की बात करें लाइक हुंड्रू वाटरफॉल जो है वह सुवर्णरेखा नदी पर है, ये भी कहाँ है, झारखंड में ही स्थित है। इसके अलावा चचाई जल प्रपात यानी कि चचाई वाटरफॉल है वह बीहड़ नदी पर है, लेकिन एमपी में। तो चचाई वाटरफॉल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, किस नदी पर, तो बीहड़ नदी पर। तथा धुआंधार वाटरफॉल की हम बात करें तो यह कहाँ है, नर्मदा नदी में है, और यह भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 इज, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है हमारे पश्चिम भारत में। ओके, जो पश्चिम विक्षोभ है पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं, और उत्तर में कैस्पियन जो सागर है तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, जो पश्चिम विक्षोभ है वह पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है जो वायु है, और पूरब की ओर चलती हुई पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर पहुंचती है। लेकिन इनके पास आर्द्रता आती कहाँ से, नमी कहाँ से आती है वर्षा कराने के लिए, तो नमी आती है कैस्पियन सागर से और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से। गुजरते समय ये आर्द्रता को ग्रहण करते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है, जिससे ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करा देते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि गेहूं जैसी फसलों के लिए यह बेहद ही लाभदायक साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सुमेलित सूचियों में राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ खनिज, जो हमारी सूची 1 है उसमें एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरणों का वर्णन है और दूसरी तरफ उनके हेड ऑफिसों का वर्णन है। देखिए, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का जो हेड ऑफिस है वह कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। वहीं बात करें खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ठीक है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वह कहाँ है, नागपुर में। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेड ऑफिस भुवनेश्वर में है। ठीक है, कहाँ है, भुवनेश्वर में। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। आइए देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि जो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है उसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो हेड ऑफिस है हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 इज, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वह कह रही है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित नहीं है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकार की यूनिट है। ठीक है, बिजली उत्पादन हेतु। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना कब होती है, 1977 में होती है, और सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। यानी कि जो सिंगरौली क्षेत्र है वो किसी एक स्टेट में अवस्थित नहीं है, यह मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है और उत्तर प्रदेश में भी अवस्थित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र या परियोजनाएं हैं, जिनमें सिंगरौली शामिल है और विंध्याचल शामिल है और रिहंद शामिल है। ठीक है, सिंगरौली और रिहंद जो संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, लेकिन जबकि विंध्याचल जो संयंत्र है वह मध्य प्रदेश के सीधी या सिंगरौली क्षेत्र में अवस्थित है।
इन्हें रिहंद जलाशय तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जा रही है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई भी है। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि विश्व के भूगोल से संबंधित है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सबसे वेस्ट में है, सबसे वेस्ट में सुमात्रा अवस्थित है और सबसे ईस्ट में लोम्बेक अवस्थित है। ओके, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसके मुख्य जो द्वीप है वह पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है। सबसे पश्चिम में सुमात्रा, उसके ईस्ट में जावा, उसके ईस्ट में बाली और सबसे ईस्ट में यहाँ पे लोम्बेक है और लोम्बेक के भी ईस्ट में इरियन है और उसके ईस्ट में जया है। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। कहाँ से? सुमात्रा द्वीप से ही इक्वेटर का गुजरना होता है तथा यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। तो इंडोनेशिया में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? जकार्ता है। जावा द्वीप पर स्थित है यह। जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है, लेकिन वह अवस्थित कहाँ है? तो जावा आइलैंड पे। इंडोनेशिया को मसालों का देश भी कहा जाता है। यह सिनोकोना के उत्पादन में अग्रणी देश भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सीरिया है वह काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो काला सागर के तट पर अवस्थित देश हैं उनका नाम है बुल्गारिया, रोमानिया। उत्तर पूर्व में बात करें तो रूस। देखिए ये जो देश हैं ये पश्चिम में है। काला सागर के जो पश्चिम में देश हैं कौन कौन से हैं? बुल्गारिया और रोमानिया। उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में कौन से देश हैं? रसिया है और यूक्रेन है। दक्षिण में बात करें तो टर्की है। ठीक है, और काला सागर के पूर्व में बात करें तो जॉर्जिया है और काकेसस पर्वतमाला भी है। देखिए काला सागर के जो देशों को याद करने के लिए ट्रिक है जिसका नाम है गुरबट। ठीक है, 6 देश इसकी सीमा को टच करते हैं काला सागर की। तो जी से हमारा हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, दूसरे आर से रोमानिया। ठीक है, बी से बुल्गारिया और टी से टर्की। इस प्रकार आप 6 देशों को याद कर सकते हैं गुरबट की ट्रिक से। किसकी ट्रिक से? तो गुरबट, आप याद रखिएगा। इस प्रकार आप इस फैक्ट को कभी नहीं भूलेंगे कि काला सागर के तट को कौन कौन से देश टच करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 नोबी और कांतो का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन सी जापान जो है, जापान में नोबी और कांतो के मैदान अवस्थित हैं। ठीक है, नोबी और कांतो का जो मैदान है वह जापान में स्थित है। नोबी का मैदान जो है होंशु द्वीप पे स्थित है। होंशु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह तृतीय संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का वृहत्तम नगर है। होंशु द्वीप पर ही जो नगोया है वह सबसे बड़ी सिटी है होंशु द्वीप पर। नोबी मैदान क्षेत्र की हम बात करें तो यह चावल और सब्जियों की यहाँ पे कृषि होती है। कांतो मैदान जो है होंशु द्वीप के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में अवस्थित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है वह कह रहा है कि सूचियों को सुमेलित करना है। 2 सूची दी गई है, उन्हें सुमेलित करके राइट आंसर का चयन करना है। एक तरफ जो सूची 1 है उसमें वोल्केनिक माउंटेन का वर्णन है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का वर्णन है, और सूची 2 में देशों का वर्णन है कि वह ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है। तो हम बात करें माउंट रेनर जो है, माउंट रेनर कहाँ अवस्थित है? तो यह यूएसए में अवस्थित है। ठीक है, माउंट एटना की हम बात करें तो यह इटली में अवस्थित है। और माउंट जो पेरी जो कुटीन है वह मेक्सिको में स्थित है। माउंट एपो कहाँ है? तो फिलीपींस में। इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी इज राइट। ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट। वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो माउंट रेनर अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में है। ठीक है, माउंट पेरिकुटीन जो है वो मेक्सिको में है, माउंट एपो कहाँ है? फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो सोकोत्रा द्वीप है अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास यमन का एक छोटा सा द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की जो स्थापना वर्ष है कब हुई?
तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई। यूनेस्को के मुख्यालय की हम बात करें तो है पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल भी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सोकोत्रा आइलैंड का है, तो यह अरब सागर में अवस्थित है, अदन की खाड़ी के पास, और यमन द्वारा शासित एक द्वीप है। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया था। अब यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, मुख्यालय पेरिस में है, और भारत में इसकी सूची में 40 स्थल शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट, जो मडीरा जो आइलैंड है वह कैरिबियन सागर में नहीं है। इसके अलावा बात करें ग्रेना आइलैंड की, मोंटसेराट आइलैंड की, एंगुइला आइलैंड की, ये सभी कहाँ अवस्थित है? कैरिबियन सागर में। मडीरा जो द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 801.1 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है? फंचल। ठीक है, फंचल मडीरा की राजधानी है और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की जो मुख्य जो आर्थिक गतिविधि है वह क्या है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मत्स्य पालन होता है, काष्ठ शिल्प उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है, चीनी प्रसंस्करण जो उद्योग है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला जो है वह कैरिबियन सागर में स्थित आइलैंड है। ओके, कैरिबियन सागर आपको पता ही होगा कहाँ पर है, कि यह मैक्सिको की खाड़ी के आसपास ही जो सागर है वहीं पर ही कैरिबियन सागर अवस्थित है और छोटे 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 यहाँ पे आइलैंड अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है, आइए उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 वैसे जलमंडल से संबंधित है। जलमंडल हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है वह क्या कह रहा है। देखिए, मेकोंग नदी के बारे में बात कर रहा है कि मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे राइट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ठीक है, जो कि अपने आप में सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। यह रॉन्ग है। ठीक है, इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वह मेकोंग है। ठीक है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकोंग नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। किसके किसके मध्य सीमा बनाती है मेकोंग नदी? तो म्यांमार, लाओस के मध्य सीमा बनाती है, फिर थाईलैंड, लाओस के मध्य सीमा बनाती है, देन कंबोडिया, लाओस के मध्य भी सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो मीनाम के साथ साथ मीनाम, मिकांग डेल्टा वियतनाम में, ठीक है, हो चिन मिन सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मीनाम के साथ मीनाम, मिकांग डेल्टा वियतनाम में, ठीक है, हो चिन मिन सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में है। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि इसी मिकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, जो रुकी रोंग है। इस प्रकार जो इसका जो डेल्टा होगा कहाँ अवस्थित होगा? दक्षिणी चीन सागर के आसपास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ नहीं है बताना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कई बार हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है और इस प्रकार हम गलत आंसर का चयन कर देते हैं। एक तरफ स्थानीय पवनों के नाम है, ठीक है, दूसरी तरफ उस पवनों से संबंधित स्थान का वर्णन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो सही सुमेलित नहीं है वह है शामल। ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि शामल जो पवन है उसका संबंध ऑस्ट्रिया से न होकर ईरान से। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लेवेश की, तो लेवेश जो स्थानीय पवन है इसका संबंध स्पेन से है, स्पेन में प्रवाहित होती है। ब्रिक फील्डर पवन ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर जो पवन है वह उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। ये देखिए, जो शामल जो पवन है कहाँ प्रवाहित होती है? ईरान, इराक में। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन थोड़ा और डिटेल के साथ देखते हैं। लिवेश जो पवन है स्पेन में प्रवाहित, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित, और शामल जो है ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन नहीं है बल्कि है अरब, ईरान, इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्म हवा है। ठीक है, गर्म क्षेत्र में अगर प्रभावित हो रही है तो आपको इससे आइडिया लगी जाना चाहिए कि गर्म हवा होगी या ठंडी हवा होगी। जो क्वेश्चन नंबर 36 है वह है हमारा आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत मतलब है परंपरागत ऊर्जा, जिस ऊर्जा से क्या कहना होता है? पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि बात करें हम सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस की, तो यह स्वच्छ ऊर्जा है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा है और नवीकरणीय ऊर्जा है एक तरह से। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है, ठीक है,
यह हमारा परंपरागत ऊर्जा है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। बढ़ते हैं, आइए आंसर देखते हैं एक बार। ये देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। एक गैर नवीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निवासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता। मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन से ऊर्जा संसाधन आते हैं, लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये तीनों इस प्रकार के मतलब ऊर्जा संसाधन है जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा रीयूज नहीं कर सकते और इनसे वृहद मात्रा में प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इस प्रकार ये नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन नहीं है, अपितु गैर नवीकरणीय है या अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। इसके बाद बात करें हम नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की, तो ये वे संसाधन है जो भी कभी खत्म ही नहीं होंगे तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगी, भूतापीय ऊर्जा आ जाएगी और बायोमास ऊर्जा आदि सभी इसमें शामिल है। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में, यानी कि रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसमें ये सभी ऊर्जा के प्रकार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो ऑप्शन ए इज राइट, जो लातविया है वह कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं। इसके अलावा कैमरून की बात करें, घाना की बात करें, आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये सभी कोको के प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं। कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि। उष्णकटिबंधीय वनों में काकोओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। ठीक है, इसके वृक्ष का जो मूल स्थान है वह लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो क्रिडलो है, फर्स्ट प्रकार क्रिडलो कहलाता है जो कि दक्षिण अमेरिका में होता है, और दूसरा जो प्रकार है वह फोरेस्टो कहलाता है जो कि अफ्रीका में पैदा होता है। लातविया जो देश है वहाँ की जो प्रमुख फसल है क्या है, वह राई है। ठीक है, वहाँ कोको प्रमुख उत्पादक नहीं है, अपितु जो वहाँ का प्रमुख उत्पादन है वह है राई। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वह मानव भूगोल और मानचित्रावली से संबंधित है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? एक तरफ स्थानों का वर्णन है और दूसरी तरफ उन स्थानों से संबंधित जनजाति का वर्णन है, इनकी ट्राइब का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि अलास्का से संबंधित कौन सी जनजाति नहीं? कोरिया। इसके अलावा बात करें जो बोनियो ट्राइबल है कहाँ मिलती है? पुनान में मिलती है। बोनियो में कौन सी ट्राइब मिलती है? तो पुनान ट्राइब मिलती है। रुवेला ट्राइब की बात करें, रुवाला जो ट्राइब है वह मिलती है अरब मरुस्थल में। लेप्स जो ट्राइब की हम बात करें तो लेप्स ट्राइब हमें कहाँ मिलती है? स्वीडन तथा फिनलैंड में। अलास्का की बात करें तो यहाँ पे एस्किमो ट्राइब पाई जाती है। एस्किमो जो ट्राइब होती है यहाँ पे एस्किमो ट्राइब मिलती है। ये देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। ये देखिए जो पुनान ट्राइब है कहाँ मिलती है? बोर्नियो में, रुवाला में मिलती है। रुवाला जो ट्राइब है अरब मरुस्थल में पाई जाती है और लेप्स जो ट्राइब है स्वीडन तथा फिनलैंड में मिलती है। कोरियाक की हम बात करें, जो कोरियाक ट्राइब है वह मिलती है पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति है। कहाँ मिलती है कोरियाक ट्राइब? तो पूर्वोत्तर साइबेरिया यानी कि रशिया में पाई जाती है, रूस में मिलती है। ठीक है, और ये यहाँ के जो लोग हैं ना चुकोटको कमचटकन भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा जरूरी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोरियाक जनजाति कहाँ मिलती है, तो यह पूर्वोत्तर साइबेरिया यानी कि रूस में पाई जाती है। इसके अलावा जो अलास्का में जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है? एस्किमो ट्राइब। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वह जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य हुआ वह उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, और टॉप शीर्ष जो 5 राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से उनमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार आ रहा है, 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश 5th नंबर पे। तो आप एक क्रम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या यहाँ पे 19.981 करोड़ दिखा रखी है, जो भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 16.51% है। एक फैक्ट ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे दे रखा है 16.51% है। अगर यूपी का एग्जाम है तो यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना रहती है। तो ठीक है, आप उत्तर प्रदेश का याद रख लीजिए। यदि आप बिहार पीसीएस देने जाते हैं, ठीक है, तो आप ये जनसंख्या याद रखिए कि 10.409 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें
जो कि भारत की हिस्सेदारी में कितना रोल अदा करती है वहाँ की पॉपुलेशन, तो 8.6%, यानी 8.60% अपना योगदान अदा करती है। ठीक है आप, और एक मुद्दा एक ये भी है कि आपको यहाँ पे क्रम जरूर याद होना चाहिए जनसंख्या में, घटते क्रम में, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उससे कम किसकी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके से कम महाराष्ट्र, उससे कम बिहार, फोर्थ नंबर पे बंगाल, और आंध्र प्रदेश हमारा 5वें नंबर पे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है वह कहता है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट, मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई थी। देखो, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए, न्यायिक पद्धति के विकास तथा कर रोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की थी। दोस्तों, किसी कारणवश हमें वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अन्य क्वेश्चनों को बड़े ही डिटेल के साथ करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और क्लासेस को रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।